नमस्ते। आज हम किस खास विषय पर बात करने वाले हैं? ये कोका काटे और घोखले की किताब पर आधारित है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पहला चैप्टर, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अच्छा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। हाँ, और ये चर्चा कोका काटे और घोखले की फोरेंसिक फार्मेसी किताब पर ही बेस्ड है। BTUP सिलेबस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आज हम समझेंगे कि लॉ यानी कानून असल में है क्या, फार्मेसी प्रोफेशन के लिए इसके सामान्य सिद्धांत क्या हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जिन्हें कहते हैं, और भारत में फार्मेसी से जुड़े कानून कैसे विकसित हुए, मतलब एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी लॉ इन इंडिया। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी के ज़रूरी सवाल भी देखेंगे। ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। डिफाइन लॉ, कानून को कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल। देखो, आसान भाषा में समझें तो लॉ यानी कानून वो नियमों का एक सेट है जिसे कोई गवर्निंग अथॉरिटी, मतलब सरकार या कोई संस्था, समाज में व्यवस्था, न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाती है और लागू करती है। ओके। और अगर हम फार्मेसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब उन सभी रूल्स और रेगुलेशन से है जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को कंट्रोल करते हैं। साथ ही ये फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल कंडक्ट यानी पेशावर आचरण और एथिक्स यानी नैतिकता को भी गाइड करते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई लॉ की परिभाषा। अब अगला पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी पेशे में कानून के ये सामान्य सिद्धांत क्या हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में फार्मेसी प्रैक्टिस की कानूनी और आप कह सकती हैं नैतिक बुनियाद है। चलो एक एक करके देखते हैं। जी। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब फार्मासिस्ट बराबर हैं, चाहे उनका पद कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, कोई कानून से ऊपर नहीं। ठीक है। दूसरा, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी एज अ प्रोफेशन। देखो, फार्मेसी एक्ट 1948 ने फार्मेसी को एक मान्यता प्राप्त हेल्थ केयर प्रोफेशन बनाया। इसका मतलब है कि सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कानूनी तौर पर दवाएं डिस्पेंस कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं या बेच सकते हैं। अच्छा, सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। हाँ। तीसरा है स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर ड्रग्स, मतलब दवाओं पर कानूनी नियंत्रण। इसके लिए कुछ खास कानून है, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी DPCO 1995। ये सब दवाओं के बनने, इंपोर्ट, बिक्री, वितरण, इन सब पर नियंत्रण रखते हैं। चौथा सिद्धांत है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा। ये कानून इसलिए हैं ताकि जनता को नकली यानी स्प्यूरियस, मिलावटी यानी अडल्टरेटेड या गलत ब्रांड वाली मिसब्रांडेड दवाओं से बचाया जा सके। ये दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, मतलब गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पांचवा है एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, मतलब नैतिक और व्यावसायिक आचरण। फार्मासिस्ट को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया है उसका पालन करना होता है, जैसे रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, सही दवा देना, रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना वगैरह। ओके। छठा है राइट टू प्रैक्टिस फार्मेसी, फार्मेसी का अभ्यास करने का अधिकार, लेकिन इसके लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना गैर कानूनी है, दंडनीय है। अच्छा। और सातवां, अकाउंटेबिलिटी एंड कंज्यूमर राइट्स, यानी जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकार। अगर फार्मासिस्ट से कोई लापरवाही होती है, नेग्लिजेंस या कोई गलती, मैल प्रैक्टिस, तो वो कानूनी रूप से जवाबदेह हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ग्राहक भी न्याय मांग सकते हैं। वाह, ये तो काफी सारे सिद्धांत हो गए। क्या इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है मैम, कोई मेमोरी ट्रिक? हाँ बिल्कुल, इतने सारे पॉइंट्स हैं तो एक निमोनिक चॉइस करेगा। इन प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं लीपर्स। लीपर्स कैसे? देखो, L से लीगल रिकग्निशन, E से इक्वालिटी बिफोर लॉ, A से अकाउंटेबिलिटी एंड कंज्यूमर राइट्स, P से प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, E से एथिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, R से राइट टू प्रैक्टिस और S से स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर ड्रग्स। लीपर्स, अरे वाह, ये तो बढ़िया है। LEAPERS याद रहेगा। हाँ, इससे आसानी रहेगी। ठीक है। अब अगला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी लॉ इन इंडिया,
भारत में ये फार्मेसी कानून समय के साथ कैसे विकसित हुए? इसका इतिहास क्या है? हाँ, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं, आजादी से पहले का दौर और आजादी के बाद का। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आजादी से पहले, देखो 1940 से पहले तो कोई खास फार्मेसी कानून थे ही नहीं। स्थिति ये थी कि नकली दवाएं बहुत बिकती थी और ट्रेंड लोग भी नहीं थे इस फील्ड में। अच्छा, तो फिर कैसे शुरुआत हुई? फिर 1930 में सरकार ने कर्नल R.N. चोपड़ा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी यानी DEC। इस DEC ने 1931 में अपनी रिपोर्ट दी। उसमें दवा नियंत्रण, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग की सिफारिश की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1940 में ड्रग्स एक्ट पास हुआ, जो बाद में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बना। ये एक बड़ा कदम था। DEC रिपोर्ट 1931 और फिर ड्रग्स एक्ट 1940। सही। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स पर, आजादी के बाद पर। आजादी के ठीक बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट पास हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने फार्मेसी शिक्षा और फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया। हाँ, ये तो लीगल रिकॉग्निशन वाले पॉइंट में भी था। बिल्कुल। फिर 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI बनी। इसके बाद कई और जरूरी कानून आए, जैसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया 1954 में, जो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। फिर 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट आया। 1970 में 2 महत्वपूर्ण चीजें हुईं। एक तो DPCO यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लागू हुआ दवा की कीमतों पर नियंत्रण के लिए, और दूसरा इंडियन पेटेंट्स एक्ट आया, जिसने दवाओं के प्रोसेस पेटेंट की अनुमति दी। ओके, 1970 में DPCO और पेटेंट्स एक्ट। हाँ, और 1976 में फार्मेसी एक्ट में एक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिससे 1983 से ये अनिवार्य हो गया कि दवा की दुकान सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में ही चलेगी। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी बदलाव था। हाँ बिल्कुल। इन सभी कानूनी विकास का इम्पैक्ट या प्रभाव ये हुआ कि दवाओं की क्वालिटी और कीमत में स्टैंडर्डाइजेशन आया, एक रूपता आई, जनता की सेहत की सुरक्षा बढ़ी, फार्मेसी को एक प्रोफेशन के तौर पर पहचान मिली और फार्मेसी की पढ़ाई और नैतिकता के मानक तय हुए। क्या इन जरूरी एक्ट्स को याद रखने के लिए भी कोई मेमोरी ट्रिक है, जैसे लीपर्स था प्रिंसिपल्स के लिए? हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए आप PA मैजिक DPT निमोनिक याद रख सकते हैं। PA मैजिक DPT, ये क्या है? P से फार्मेसी एक्ट 1948, A से एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट मतलब ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, M से मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955, अगला A है अमेंडमेंट टू फार्मेसी एक्ट 1976 वाला, G से गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब DPCO 1970, I से इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, C से कॉस्मेटिक्स जो ड्रग्स एक्ट के तहत ही आते हैं, और DPT एक तरह से दर्शाता है कि इन कानूनों का फोकस ड्रग कंट्रोल, पेटेंट्स और ट्रेनिंग रेगुलेशंस पर था। PA मैजिक DPT अच्छा है। फार्मेसी एक्ट, एडवर्टाइजमेंट्स, मेडिसिनल प्रिपरेशंस, अमेंडमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, इंडियन पेटेंट्स, कॉस्मेटिक्स और DPT फोकस के लिए याद रहेगा। बढ़िया। तो संक्षेप में आज हमने समझा डेफिनेशन ऑफ लॉ, फार्मेसी में इसके जनरल प्रिंसिपल्स, लीपर्स, हाँ लीपर्स मेमोनिक के साथ, और भारत में फार्मेसी लॉ का एवोल्यूशन, प्री इंडिपेंडेंस जिसमें DEC रिपोर्ट और ड्रग्स एक्ट 1940 मुख्य हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसमें फार्मेसी एक्ट 1948, PCI और बाकी एक्ट, जिसके लिए PA मैजिक DPT मेमोनिक है। बिल्कुल। देखो ये कानून सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की नींव है, उसकी जड़ें हैं। ये जनता के स्वास्थ्य और हमारी पेशेवर ईमानदारी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को बनाए रखते हैं। जरा सोचिए, अगर ये नियम न होते तो दवाओं की दुनिया कितनी अव्यवस्थित और शायद खतरनाक हो सकती थी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। और हाँ, पूरी सीरीज के लिए A to G ट्रिक्स पर फॉलो करें।